और अ, जैसे मैं ये चाहता हूं कि आप जो फैक्ट भी अगर आपके पास कोई हो तो वो कॉन्सेप्ट से लिंक होना चाहिए। देखो, फैक्ट क्या बताते हैं? वो किसी घटना की सत्यता के बारे में कुछ सूचना देते हैं आप, जो फैक्ट होते हैं, या उससे संबंधित किसी बात के ऊपर प्रकाश डालते हैं, मोर एनलाइटेंड करते हैं उस चीज को। लेकिन किसको? कॉन्सेप्ट को ना। मान लो कॉन्सेप्ट तो ध्यान है नहीं, कॉन्सेप्ट का तो अता पता कुछ नहीं है, और आपने फैक्ट याद रखा है, पढ़ लिया है, तो वो किस काम का है? पहले तो ये बात है। और दूसरा ये है कि वो कितने दिन तक आपके साथ रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत दिन तक साथ रह पाता है, एग्जाम में भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जाम में सवाल गलत हो जाता है आता हुआ भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है इसलिए कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीज़ें रखी जानी चाहिए। और शायद मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही होता है, एक बात को इसलिए क्लियर करके ही चलता हूँ। इसलिए मेरा जानना ज़रूरी है आपसे कि ये मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, या इसमें टाइम तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये टाइम खराब नहीं होगा, इतना बढ़िया यूटिलाइज होगा ये, अगर आप इसे करना चाहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने मतलब ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है सब लोगों ने, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक अच्छी डिबेट कर सकते हैं। और किसी भी मुद्दे पर, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बारीकियों से संबंधित किसी भी बात के ऊपर आप अच्छे से डिबेट कर सकते हैं। सवाल तो खैर जाएगा ही नहीं, लेकिन आप डिबेट भी अच्छी कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करिए। मैं ये देखता हूँ कि आपके फीडबैक में मुझे कभी कभी कमी दिखती है। शायद ये कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं सुधार नहीं कर पाऊंगा अगर आपका फीडबैक मुझ तक नहीं पहुंचेगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आपसे फीडबैक लेके मैं थोड़ा जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक करता रहूं, अगर कहीं पे कोई कमी है। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने आज हम लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में बात करनी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947। कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से माउंटबेटन प्लान आया, बाद में कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और मुस्लिम लीग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में इसी प्लान के आधार पर ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो तैयार हुआ, 1947। देखो, इसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया, क्योंकि ब्रिटेन की संसद की आवश्यकता थी इसको पास कराने के लिए। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये रखा गया 4 जुलाई को, और डिबेट के बाद 15 जुलाई 1947 को ये पास हो गया। अगले ही दिन 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हो गया, और 18 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर हो गए सम्राट के। इसलिए 18 जुलाई इंपॉर्टेंट डे है, याद रख पाया है एग्जाम में। 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए इसके ऊपर, और ये अधिनियम बन गया। तो 4 जुलाई को पेश हुआ, और 18 जुलाई को ये अधिनियम के रूप में बन गया। इसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, जैसे यही रखा गया कि 15 अगस्त को
भारत को एक सॉवरीन नेशन घोषित कर दिया जाएगा, संप्रभु राष्ट्र। इसलिए 15 अगस्त को दो राष्ट्रों की उत्पत्ति मानी जाती है, हालांकि पाकिस्तान की 14 अगस्त को ही मानी जाती है, क्योंकि उसी दिन घोषणा हो गई थी, बाद में 15 अगस्त को भारत की हुई। ये रखा गया कि विभाजन करके दो डोमिनियन बनाए जाएंगे। डोमिनियन इसलिए क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी और सरकार का पूरी तरीके से जो एक सिस्टम था वो बना नहीं था। तो मतलब ये था कि दो डोमिनियन होंगे, जिनकी दो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी, अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी, और जो अपना अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे। तब तक दोनों का प्रशासन 1935 के एक्ट से ही चलता रहेगा, ये भी निर्धारित हुआ। भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रधानमंत्री बने और लियाकत अली पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने। देसी रियासतों के बारे में ये रखा गया कि उनके साथ अब ब्रिटिश सम्राट का कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि पहले वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन से, मैंने आपको ये पढ़ाई भी है और वैसे भी आगे भी पीछे चर्चा मैंने की है इसकी। क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन से 1876 में वो इसका हिस्सा बन गए थे, ब्रिटिश सम्राट का हिस्सा बन गए थे। ये ब्रिटिश अ, जो पावर थी, ब्रिटिश एम्पायर जो था उसका हिस्सा थे, इसलिए वो सीधे रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश सम्राट के लिए। तो ये समाप्त किया गया। उनके लिए ये छूट दी गई कि वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या भारत में शामिल हो सकते हैं, और ये भी छूट रखी गई कि वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, यानी इंग्लैंड में जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया। और ये भी दोनों देशों को छूट दी गई कि जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया राष्ट्रमंडल है, उसमें दोनों स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं या हट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों संप्रभु थे, दोनों सॉवरीन नेशन। कुछ लोग ये भी दुष्प्रचार करते हैं कि कांग्रेस का अंग्रेजों के साथ में कोई पैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहा, भारत आजाद होकर भी आजाद नहीं हुआ। ये ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ कुछ नहीं था, केवल एक ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, जिसमें वो देश शामिल थे जो कि जहां पर ब्रिटेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शासन था। और ऑब्जेक्टिव इसका ये था कॉमनवेल्थ को बनाने का, चूंकि ब्रिटेन इन देशों से जुड़ा रहा है तो वो आगे भी जुड़ा रहे, और इन देशों के डेवलपमेंट में ब्रिटेन की भूमिका रहे, क्योंकि ब्रिटेन ने इन देशों में पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप किया है, इसलिए कॉमनवेल्थ को बनाया गया था। सभी देश जुड़े रहे। बाद में हालांकि कुछ देश बाहर निकले कॉमनवेल्थ से, जहां समाजवाद आ गया था, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खैर मामला था, लेकिन बाकी सब जुड़े रहे। और भारत के मामले में भी, भारत पाकिस्तान के मामले में भी यही रखा गया कि स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो रह सकते हैं, चाहे तो बाहर जा सकते हैं। हम लोगों ने चुना उसमें शामिल होना। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से ये बहुत सकारात्मक कदम था। तो जो लोग इस तरीके का दुष्प्रचार करते हैं वो केवल दुष्प्रचार ही है, और कोई खास बात है नहीं। झूठ बोलना बहुत आता है लोगों को आजकल, इसी मामले में मारती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
शाही जो उपाधि थी, यानी जो ब्रिटेन का सम्राट होता था वही भारत का सम्राट भी होता था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान जो बनना था उसमें दो तीन एरिया शामिल होने थे, जैसे पश्चिमी पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। सिंध, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मुस्लिम बाहुल्य, पूर्णतः मुस्लिम नहीं। यही समझने में दिक्कत होती है लोगों को। इसीलिए राजनेताओं के लिए ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे सूटेबल उनके लिए टारगेट एरिया होता है, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोगों को इसमें अंतर समझ में नहीं आएगा। मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम मेजॉरिटी, या फिर मुस्लिम, मुस्लिम मेजॉरिटी का मतलब वो मुस्लिम समझेंगे। तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी। अच्छा, आसाम का मामला भी था। अब आप देखोगे आसाम के मुख्यमंत्री जी को कितनी फालतू की बात करते हैं। आसाम का मामला ये था कि आसाम के कुछ क्षेत्र में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और विशेष तौर पर आसाम का सिलहट जिला, इसको लेके बड़ा विवाद विवाद था, क्योंकि ये पूर्वी बंगाल से मिला हुआ एरिया था और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन आता आसाम में था। तो इसको इस तरीके से सुलझाया गया कि सिलहट में प्लेबिसाइट कराई गई, यानी अ, लोगों से राय ली गई कि क्या किया जाए। सिलहट ने कहा कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, इसलिए सिलहट जिला पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। बाकी का सारा आसाम का जो क्षेत्र था वो भारत का हिस्सा बना। इस तरीके से ये बंटवारा हुआ। और यही था। और एक आध बात कोई मुझे याद आ जाएगी, हाँ, एक एक दोनों के बीच में एक आयोग बना सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, जिसे सीमा आयोग या फ्रंटियर कमीशन कहते हैं। इसका काम ये था कि दोनों राज्यों के बीच में बाउंड्री को निर्धारित करना या सीमाओं को निर्धारित करना। सर रेडक्लिफ ने इसको किया। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा, उसे हम लोग रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। चाहे वो भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा भी वही उसी नाम से जानी जाती है। तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में जिनकी उत्पत्ति हुई। तो इसमें अगले पॉइंट में या पहले पॉइंट में लिखिए, माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा, क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिया सॉरी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट was presented, was presented by British PM, by British PM Clement Attlee, by British PM Clement Attlee in House of Commons, in House of Commons in 4 July 1947, in 4th July 1947। 15 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को
हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसे पारित कर दिया गया। ऑन 15th जुलाई 1947 on 15th July 1947 House of Commons passed it। 18 जुलाई 1947 को इंपॉर्टेंट डेट है ये। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को इस अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई। ऑन 18 जुलाई 1947 on 18th July 1947 British Crown gave it British Crown gave it the assent, जिसके पश्चात यह अधिनियम बना। एंड आफ्टर दैट इट बिकेम एन एक्ट। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रावधान थे। इन दिस एक्ट देयर आर दीज प्रोविजंस। पहला लिखना है इसमें, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों के रूप में भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। देयर वुड बी टू डोमिनियंस देयर वुड बी टू डोमिनियंस named India and Pakistan named India and Pakistan on 15th August 1947 on 15th August 1947 दोनों के लिए दोनों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। देयर वुड बी देयर वुड बी सेपरेट गवर्नर जनरल देयर वुड बी सेपरेट गवर्नर जनरल फॉर द बोथ। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत भारत में माउंट बेटन को जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। एंड अंडर इट Mountbatten was declared Mountbatten was declared Governor General of India and Muhammad Ali Jinnah
and Muhammad Ali Jinnah as the Governor General of Pakistan. नेक्स्ट लिखना, दोनों देशों के लिए दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देयर वुड बी देयर वुड बी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वुड बी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर बोथ द डोमिनियंस। नए संविधान बनने तक, ये पूछा गया एग्जाम में, नए संविधान बनने तक दोनों देश की सरकारें नए संविधान बनने तक दोनों देश की सरकारें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करेंगी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करेंगी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ बोथ द डोमिनियंस and the government of both the dominions would functions would function would function under the act of 1935 under the act of 1935 till then। ठीक है, और इसलिए तब तक उन्होंने उसी से ही काम किया जब तक कि संविधान लागू नहीं हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखना, देशी रियासतों के लिए, या ऐसा लिखना, देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन से स्वतंत्र कर दिया गया। देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन से स्वतंत्र कर दिया गया। नेटिव स्टेट वर मेड फ्री वर मेड फ्री फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। उनके लिए उनके लिए भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने उनके लिए भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट भी प्रदान की गई। अथवा स्वतंत्र रहने की छूट भी प्रदान की गई। दे हैव गॉट they have got the concession, या they have got the right लिखिए, बल्कि they have got the right, क्योंकि ये तो उनका अधिकार था, एक्ट से दिया गया, छूट थोड़ी थी। they have got the right to include in India और पाकिस्तान और और they can be independent। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण के लिए
दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। एक सीमा आयोग का गठन किया गया। अ फ्रंटियर कमीशन A frontier commission has been formed. A frontier commission has been formed under the leadership of Sir Radcliffe, जिन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की। And he founded the boundary between India and Pakistan. ठीक है। नेक्स्ट लिखना, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा आसाम का सिलहट जिला तथा आसाम का सिलहट जिला सिलहट जिला पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल किया गया। पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल किया गया। वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम were included in पाकिस्तान, जबकि अन्य शेष हिस्सा भारत के अंतर्गत जबकि अन्य शेष हिस्सा भारत के अंतर्गत while the remaining part in India। ठीक है? अच्छा देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो इस सारे मामले में सबसे ज्यादा सोचनीय स्थिति है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जब ये निश्चित हो गया कि अब बंटवारा होना ही है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा भारत इकट्ठा रहे और केवल वही क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं पाकिस्तान में जाएं। और इसको लेकर उन्होंने अपने जो व्यक्तिगत संबंध थे माउंटबेटन के साथ, उनका भी सहारा लिया टू यूनिफाई इंडिया, टू यूनिफाई मैक्सिमम इंडिया। और देखो, उस समय हिंदू महासभा जैसे जो संगठन थे, जो आज राष्ट्रवादी होने का नाम कहते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो सांप्रदायिक दंगों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। क्या सांप्रदायिकता के बढ़ावा देने से बंटवारा हो सकता था? ना, इंडिया और छोटा होता, वो और छोटा हो जाता। क्यों? क्योंकि
जब बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में थे। और इसलिए भी क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने बंटवारे को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसीलिए तो मुस्लिम लीग सीटें हार गई थी उन एरियाज में भी जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी। ये केवल केवल क्रेडिट जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यूनिफाई करने के लिए देश को, या कह सकते हैं कि उसको बड़े लेवल पर एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए। और जो लोग उस समय भी गलत चीजों में इन्वॉल्व थे, वो देखो आज उन्हीं को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा बुरा बताते हैं, जबकि काम वो गलत कर रहे थे। और इसलिए वो गलत कर रहे थे केवल क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना था, क्योंकि वो उस समय की राजनीति में कहीं नहीं थे। देवर नो वेयर, एक सीट भी तो नहीं जीती उन्होंने कभी। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग थे वो क्रेडिबल लोग थे। राष्ट्रीय आंदोलन ने उन्हें बिल्कुल मांझ दिया था। और जो लोग जिनमें जिनमें नैतिकता नहीं थी वो लोग उनका हिस्सा हो ही नहीं सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मोरालिटी के ऊपर बेस्ड था, इसीलिए तो जीत पाया। गांधी ने अहिंसा का, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, क्या थे ये तीनों? दे वर बेस्ड ऑन मोरालिटी। दीज आर द आइडियोलॉजीज विच आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन मोरालिटी, जो कंप्लीटली मोरालिटी के ऊपर निर्भर थे। अगर राष्ट्रीय आंदोलन नैतिक ना होता तो क्या अंग्रेज जाते यहां से? वो इसीलिए गए क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन नैतिक था, उन्हें लगा कि ये गलत है जो वो कर रहे हैं। नहीं तो भारत के बाद भी बहुत सारे देश थे जो उसके बाद तक भी अंग्रेजों के कब्जे में रहे, या उनका अधिकार रहा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन और देखो उन्होंने कितना किया, जवाहरलाल नेहरू ने कितना चीजों को संभाला। और न केवल उस दौरान जब विभाजन हो रहा था उस दौरान, बल्कि उस दौरान भी, उसके बाद भी। जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक फॉर्म हुआ तब लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री, पहले पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहले व्यक्ति थे जो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे परेड के। ब्रिटेन गए, सामान्य संबंध किए, पाकिस्तान सामान्य संबंध। 1955-56 में इतने, और देखो सांप्रदायिकता कितनी बढ़ गई थी, मतलब उस समय अगर देखा तो मार धाड़ दंगे और ये सब। लेकिन बंटवारे के बाद कोई कुछ नहीं था, सब शांत, सब चीजें इक्वल। और यहां तक हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को पैसा दिया, लगभग 50 करोड़ रुपए। और ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप इनको कहीं से भी देख सकते हैं। बल्कि शशि थरूर का एक बहुत बढ़िया भाषण है जो उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया था, ऑक्सफोर्ड में या हार्वर्ड में, आप पढ़ा होगा, वो कहीं नेट पर भी है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो उसे, आप उसको सुनना, बहुत शानदार। और लियाकत अली खान से, मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा मैनेज हो गई थी बाद में, लियाकत अली खान ने चाइना को धमकी दी कि अगर आपने किसी प्रकार का इंकर्जन किया भारतीय क्षेत्र में, जैसा कि आप लद्दाख में या अरुणाचल में कर रहे हो, तो फिर आपको एक नहीं दोनों सेनाओं से लड़ना पड़ेगा, भारत की भी और पाकिस्तान की भी। और ये दोनों के बीच के संबंध थे। एक बार लियाकत अली खान से पूछा गया, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना से भी, पत्रकारों ने, कि बंटवारे के बाद दोनों देशों के संबंध कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसे यूएस और कनाडा के बीच। दुनिया में उनसे मजबूत संबंध किसी के नहीं है, यूएस और कनाडा दोनों में बाउंड्री डिस्प्यूट था, समाप्त हुआ, तो नए राष्ट्रों के रूप में बने, और आज एक ही जगह है। हैं दो कहने के लिए, लेकिन
एक ही की जगह गिनती की जाती है हर जगह उनकी। वो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। लेकिन ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है ना, कम्युनलिज्म की, जो कि धर्म को जोड़ देती है राजनीति से, लेकिन धर्म के नैतिक पक्ष को नहीं जोड़ती, बल्कि ये धर्म को ही अनैतिक बना देती है। सहारा लेती है धर्म का बांटने के लिए, जबकि धर्म तो जोड़ने का काम करता है। नैतिक पक्ष है ये धर्म का कि वो जोड़ता है, बांटता नहीं। और अब राजनीतिक दल इसी का सहारा ले रहे हैं। अब से नहीं, ये पाकिस्तान में तो बहुत पहले से हो रहा था, भारत में ये अब बड़े चरम पर है इस सब। पूरी मीडिया इसके पीछे, पूरी सोशल मीडिया इसके पीछे, क्योंकि एक पूरा सिस्टम काम करता है इसके पीछे। दैट्स बिकॉज ऑफ इट। और हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं अपने समाज को, हम ये भी नहीं देख रहे। इससे आने वाली पीढ़ियों का क्या नुकसान होगा ये भी नहीं देख रहे हैं। इतने अंधे हो चुके हैं। हीनियस मोमेंट ऑफ इंडिया, मैं ये कह सकता हूँ, बहुत गिरा हुआ समय है भारत के लिए। चलिए खैर। और आप इमेजिन करिए कि कोई, अब तो कोई मुद्दा नहीं है बंटवारे का। जब इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े उत्पन्न किए जाते हैं दोनों समुदायों के बीच में, तो अगर बंटवारे के समय ये लोग होते तो क्या होता, क्या होता भारत का। और उस उन्हीं को गालियां देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को खूब सुनाते हैं सबके सामने खड़े होके। जरा शर्म नहीं आती। और वो भी संसद। उस जैसा कद्दावर नेता तो, उसके पंचशील सिद्धांतों को यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया। वो इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति था। पंचशील को यूनाइटेड नेशन के चार्टर में शामिल किया एज अ फिलॉसफी टू गाइड द वर्ल्ड। और खैर, हमसे खैर खराब आदमी नहीं हो सकता। हम अपने पूर्वजों को भी गाली देते हैं, और हम बड़ा मस्त होके गाली देते हैं। ये भी नहीं है कि हमें थोड़ी शर्म भी आ रही हो। चलिए खैर, नैतिक पतन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम लोग। अगले पॉइंट में लिखना, कॉमनवेल्थ का और एक बार इसमें जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी काफी बात होती है। अगले पॉइंट में लिखना, दोनों राष्ट्र दोनों राष्ट्र स्वैच्छिक रूप से दोनों राष्ट्र स्वैच्छिक रूप से कॉमनवेल्थ के सदस्य हो सकते हैं। दोनों राष्ट्र स्वैच्छिक रूप से कॉमनवेल्थ के सदस्य हो सकते हैं। बोथ द नेशंस both the nations could be member of commonwealth commonwealth voluntarily voluntarily। ठीक है। ये हमारा 1947 का एक्ट था, जिसमें मेन मेन बातें मैंने आपको करा दी। और इसी क्रम में, इसी के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान और फिर 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ। यहाँ पर एक ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक नोट करके लिखिए। देखो, 20 जून 1948 को 15 अगस्त 1947 से लेके और 20 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे भारत के। इसके बाद सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। ये पहले और अंतिम भारतीय भी थे जो गवर्नर जनरल के रूप में जो सुशोभित हुए। तो नोट करके लिखिए, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक
20 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। फ्रॉम 15 अगस्त 1947, from 15th August 1947 up to 20th June 1948, up to 20th June 1948, Lord Mountbatten was the Governor General of India. Lord Mountbatten was the Governor General of India. इसके पश्चात इसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए। इसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए। एंड आफ्टर दैट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज अपॉइंटेड। ये पहले एवं अंतिम भारतीय भी थे। ये पहले एवं अंतिम भारतीय भी थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने। जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने। ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा 1947 का जो एक्ट था ये कंप्लीट हो गया। और स्वतंत्रता के पश्चात इंटरिम गवर्नमेंट फिर बनी, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग उसमें शामिल थी। फिर बाद में वो अलग हो गई थी, वो अलग हो ही गई जब पाकिस्तान बन गया। तो फिर एक नई इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसका भी जरा लिख लीजिए। स्वतंत्रता पश्चात गठित स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। सर ये अंतरिम, हेडिंग में लिखना है। ये नोट में लिख लीजिए। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें लिखना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले जोगेंद्र नाथ मंडल थे ना इनकी जगह पर, तो डॉक्टर अंबेडकर को लिए बनाया गया विधि मंत्री, कानून मंत्री थे पहले। ये पूछा गया एग्जाम में, तो लिखिए लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, ये भी पूछा गया है, रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी पूछा गया है क्योंकि बाद में ये राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। देखो, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर एक मौलाना थे, डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे।
बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर। आर षणमुख शेट्टी। आर षणमुख शेट्टी। आर षणमुख शेट्टी ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी पेश किया। तो इनके आगे डैश करके लिख लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो ये कांग्रेस के नेता नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मंत्रिमंडल में लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। उद्योग एवं आपूर्ति, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। और ये बाद में शायद 1952 तक बने रहे, 1952 तक या 50, हाँ 52 तक, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। या शायद 1956 तक बने रहे, 1956 तक बल्कि ये बने रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हालांकि बनती नहीं थी, मतलब बनती क्या है कि एक दूसरे से वैचारिक भिन्नता थी। ये पूंजीवाद में यकीन करते थे, वो समाजवाद में यकीन करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूंजीवादी व्यक्ति थे, वो समाजवादी थे। लेकिन फिर भी ये होता है लोगों का क्रेडिबिलिटी, कि ठीक है विचार नहीं मिलते हैं लेकिन मिलकर काम तो कर सकते हैं साथ। ये क्रेडिबिलिटी अब देखने को नहीं मिलेगी आप। अब तो सीबीआई भेज देते हैं ऑपोजिशन के घर भी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्री और सप्लाई, यही केवल कर लीजिए क्योंकि यही पूछे गए हैं एक आध बार। आ, हाँ एक और लिख लीजिए, राजकुमारी अमृता कौर पहली महिला थी जो कैबिनेट में थी। राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्टर थी। एकमात्र महिला थी जो कि कैबिनेट में शामिल थी। तो इस कैबिनेट को अगर आप देखोगे तो ये एक कंप्लीट कैबिनेट दिखेगी आप। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, हर दल के लोग, महिलाओं को भी शामिल किया। इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया जो है। अब शुरू होता है संविधान का निर्माण, और संविधान सभा उसका गठन हो गया है पहले ही। संविधान सभा की कार्रवाइयां, समितियां, इनको हम लोग देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, भारतीय संविधान का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट की जगह फॉर्मेशन लिखिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो गई है, फॉर्म करना है अब। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसे हम लोग कल करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। इसमें हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे संविधान निर्माण की, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या क्या बातें रखी, कौन कौन समिति के मेंबर थे, ये सब देखें। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।